मार्च 1978 का पहला सप्ताह भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में स्थित दुधवा के घने जंगलों से सटा इलाका। यहीं से शुरू हुआ वो इंसानी मौतों का सिलसिला जिसे ये जंगल आज तक नहीं भुला पाया। सुबह की धूप जब खेतों पर उतरती तो मिट्टी पर उभरे ताजा पंजों के निशान बता देते कि वो पिछली रात घर क्यों नहीं लौटा। फिर घसीटने से टूटी फसल के बीच मिलते इंसानी अवशेष। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होने लगी कि पूरा इलाका दहशत, दर्द और अनजाने भय से कांप उठा। सबके होठों पर बस एक ही सवाल था, क्या ये उसी एक बाघिन का काम है? मार्च 1978 का पहला सप्ताह। गर्मियों की आहट ने दुधवा के जंगलों को साल और सागौन के फूलों की हल्की मीठी सुगंध से भरना शुरू कर दिया था। दिन की धूप अब तेज होने लगी थी और हर साल की तरह वन विभाग ने जंगल को आग से बचाने के लिए फायर लाइन साफ कराने का काम शुरू कर दिया था। सटियाना रेंज से लगी कौवा घाटी के पास करीब 15-20 मजदूर फायर लाइन को साफ करने में सुबह से काम में जुटे थे। कुल्हाड़ियों की आवाजें, सूखी झाड़ियों के टूटने की खड़खड़ाहट और बीच बीच में पक्षियों की पुकार, सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी उस दिन जंगल की हवा में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बांधना आसान नहीं था। एक अनजानी सी बेचैनी, जैसे पेड़ों की छाया के पीछे से कोई साया चुपचाप देख रहा हो। शाम करीब 5 बजे काम खत्म हुआ। मजदूरों ने औजार कंधे पर डाले और दुधवा के मुख्य कैंपस की ओर लौटने लगे। सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी पेड़ों के तनों से लिपटती जा रही थी। रास्ते में उन्हें चीतल का एक झुंड दिखा। आमतौर पर इंसानों की आहट पाकर वे दूर भाग जाते थे, लेकिन उस दिन नहीं भागे, बस खड़े होकर देखने लगे चौकन्नी आंखों से। ऊपर पेड़ों पर लंगूर अचानक ऊंचाई की ओर चढ़ गए और धीमे धीमे चेतावनी जैसी आवाजें निकालने लगे। अनुभवी मजदूर जानते थे कि जंगल में यूं ही बिना वजह लंगूर शोर नहीं मचाते। किसी शिकारी की मौजूदगी का अंदेशा सबके मन में एक साथ कौंध गया और उनके कदम अपने आप तेज हो गए। इसी बीच सबसे पीछे चल रहा एक मजदूर अकबर, जो दोपहर से ही कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहा था। कौवा घाटी के पास पहुंचते पहुंचते वो शायद लघुशंका के लिए कुछ पल रुक गया था। बाकी लोग आगे बढ़ते रहे, ये सोचकर कि वो तुरंत आ जाएगा। तभी जंगल की गहराई से एक तीखी आवाज उठी, सांभर की चेतावनी कॉल। और उसके तुरंत बाद अकबर की चीख ने हवा को चीर डाला। सबके कदम थम गए। पीछे मुड़कर देखा तो रास्ते पर अकबर नहीं था। घबराए मजदूर आवाज की दिशा में दौड़े। फिर कुछ ही दूरी पर जो दृश्य उन्होंने देखा वो एक बुरे सपने की तरह जिंदगी भर उनका पीछा करने वाला था। एक बाघिन ने बेसुध अकबर के कंधे को अपने मजबूत जबड़ों में जकड़ रखा था और उसे घसीटते हुए घने जंगल की ओर ले जा रही थी। उसके शरीर की मांसपेशियां तनकर उभरी हुई थी और चाल में ऐसा आत्मविश्वास था मानो वो अपने इलाके में किसी भी चुनौती से निपट सकती हो। मजदूरों ने शोर मचाया, मिट्टी के ढेले, टूटी लकड़ियां फेंकी और चिल्लाए, इस उम्मीद में कि शायद वो अकबर को छोड़ दे। और उस बाघिन ने सचमुच अकबर को छोड़ दिया। लेकिन अगले ही पल वो पलटी और उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। वो सीधे उन मजदूरों की ओर झपटी। उस पल इंसान और जंगल का फर्क मिट गया, सिर्फ भय बचा। वो घबराए मजदूर जिसे जहां जगह मिली भागने लगे। एक मजदूर रिबाराम, जो कुछ क्षण पहले तक सबसे आगे था, इस अफरा तफरी में पीछे छूट गया। घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ा या कदम उलझे, ये कोई ठीक से नहीं जान पाया।
और अगले ही पल वो बाघिन उसके सामने थी। 200 किलो का बाघ जब किसी सांड पर हमला करता है तो एक ही बार में उसका सिर फाड़ सकता है। फिर ये तो 50-60 किलो का एक नाजुक जीव इंसान था। उस बाघिन ने एक झटके में उसकी गर्दन पकड़ ली। इतनी ताकतवर शिकारी के लिए संघर्ष कुछ ही सेकंड का था। गर्दन की हड्डी टूटते ही रेबाराम निढाल हो गया। बाघिन ने उसे वहीं छोड़ दिया, मानो उसका उद्देश्य कुछ और था। वो वापस मुड़ी, अकबर को दोबारा अपने जबड़ों में दबाया और इस बार बिना रुके जंगल की गहराइयों में खो गई। बाकी मजदूर जान बचाकर भागते हुए दुधवा के कैंपस में पहुंचे। उनके चेहरों पर दहशत साफ पड़ी जा सकती थी। सूचना मिलते ही वन अधिकारी और वन रक्षक तुरंत मौके के लिए रवाना हुए। दुधवा नेशनल पार्क की हथनी भगवान प्यारी पर सवार होकर वे घटनास्थल पहुंचे। रेबाराम का शव वहीं मिला। उसे उठाकर कैंपस भेजा गया, फिर अकबर की तलाश शुरू कर दी। लगभग 2 घंटे तक खोजबीन चलती रही, लेकिन अंधेरा तेजी से गिरता आ रहा था और रात का जंगल इंसानों के लिए नहीं होता। वो पूरी तरह उन कदमों का हो जाता है जो बिना आहट किए चलते हैं। इसलिए खोज अभियान रोकना पड़ा। सुबह की पहली किरणों के साथ जब खोजी दल ने फिर से अभियान शुरू किया तो लगभग 3 घंटे की खोज के बाद हमले की जगह से काफी दूरी पर अकबर के शरीर के कुछ ही अवशेष मिले। उसका शरीर लगभग पूरा ही खाया जा चुका था और ये किसी एक बाघ का काम नहीं लग रहा था। अनुभवी अधिकारियों ने आसपास के पगचिन्ह देखे। सवाल उनके मन में भी वही था, क्या ये एक ही बाघिन का काम था या उस रात वहां एक से ज्यादा शिकारी मौजूद थे। इस घटना के कुछ दिन बाद दुधवा नेशनल पार्क के कोर एरिया में कौआ घाटी के पास ही जंगल विभाग का एक कार्य चल रहा था। आसपास अस्थायी डेरा डाले मजदूर, बैलगाड़ियां, भैंसे और दिन भर की हलचल से वो पूरा इलाका असामान्य रूप से शोरगुल भरा हो गया था। आमतौर पर जहां शाम ढलते ही जंगल खामोश हो जाता है, वहां उन दिनों देर रात तक इंसानी आवाजें गूंजती रहती थी। इसी दल का एक मजदूर वीरपाल एक शाम शौच के लिए डेरे से थोड़ा दूर जंगल की ओर चला गया, पर फिर वो वापस नहीं लौटा। पहले उसके साथियों ने सोचा कि वो शायद किसी दूसरी टोली के पास रुक गया होगा, लेकिन जब काफी देर बीत गई और उसका कोई अता पता नहीं चला तो सबकी चिंता बढ़ने लगी और खबर वनकर्मियों तक पहुंची। दुधवा नेशनल पार्क में बाघों के शिकार और उन्हें पकड़वाने में अनुभवी पालतू हथनी भगवान प्यारी को पिछले दिन ही पार्क के अंदर स्थित सोनारीपुर रेंज ऑफिस ले जाया गया था, जिसका इस समय वापस लौटना संभव नहीं था। तो कुछ वनकर्मी एक दूसरी हथनी राज बेगम, जो भगवान प्यारी के मुकाबले थोड़ी कम अनुभवी थी, पर सवार होके, और कुछ मजदूर लालटेन और टॉर्च लेकर पैदल ही वीरपाल को खोजने निकल पड़े। पर घना अंधेरा, ऊंची घास और जंगल की भयावह खामोशी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। कहीं दूर से सियारों के रोने और बंदरों की चेतावनी भरी आवाजें आ रही थी। अंततः वे खाली हाथ ही लौट आए, ये तय करके कि सुबह होते ही खोज दोबारा शुरू की जाएगी। पो फटते ही वनकर्मी और बाकी खोज दल के साथ सभी मजदूर वीरपाल को ढूंढने निकल गए। कुछ देर बाद भगवान प्यारी हथनी पर सवार वन अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और घसीटे जाने से दबी घास के निशानों का पीछा करते हुए डेरे से करीब 200 मीटर दूर हाथी घास के मैदान के बीच जो भयावह दृश्य सामने आया, उसे देख सबका कलेजा कांप उठा। वहां वीरपाल की सिर विहीन अधखाई लाश पड़ी थी। शरीर का पिछला हिस्सा और दोनों पैर पूरी तरह खाए जा चुके थे। घटनास्थल पर पगमार्क्स की पहचान की गई। यह एक बाघिन का काम था, केवल उसी का। वहां किसी दूसरे बाघ के निशान नहीं थे। इसका मतलब साफ था, उसी ने हमला किया, उसी ने शिकार को खाया।
काफी ढूंढने पर भी वीरपाल का सिर कहीं नहीं मिला। इस घटना ने पूरे डेरे और आसपास के इलाके में दहशत फैला दी। जो मजदूर कल तक हंसते बोलते काम कर रहे थे, अब समूह में भी जंगल की ओर जाने से डर रहे थे। रात होते ही हर आहट, हर पत्ते की सरसराहट उस बाघिन की मौजूदगी का एहसास कराती थी। वन विभाग ने तुरंत इलाके में गश्त बढ़ाई, मचान बनाए गए और आसपास के गांवों में चेतावनी भिजवाई गई कि कोई भी अकेले जंगल की ओर ना जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। वीरपाल की मौत के बाद अगले कई दिनों तक उसी इलाके में बंदरों की बेचैन आवाजें, चीतलों के भागते झुंड और कभी कभार सुनाई पड़ती भारी कुर्राहट ये संकेत देती रही कि बाघिन अभी भी आसपास ही है और वो इंसानों से बिल्कुल भी नहीं डर रही है। जब कोई बाघ या बाघिन एक बार इंसान को आसान शिकार मान लेते हैं तो उनका व्यवहार बदल जाता है। वो चुपचाप घात लगाकर बैठते हैं, मौके का इंतजार करते हैं और हमला इतना तेज होता है कि शिकार को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। कौआ घाटी की उस घटना के बाद जंगल में काम कर रहे हर आदमी के मन में एक ही डर बैठ गया था, कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है। और उसी डर के बीच दुधवा के घने जंगलों में एक अदृश्य परछाई फिर से घूम रही थी। वही बाघिन जो अब इंसानों के बीच अपनी मौजूदगी का एहसास बार बार कराने लगी थी। अब दिन ढलने के बाद कोई बाहर नहीं निकलता, ना अंधेरा होने के बाद कोई आवाज करता। फिर एक के बाद एक उनकी भैंसें और बैल बाघों का शिकार बनने लगे, जिसने इन मजदूरों को वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। दुधवा के घने जंगलों में कई सालों से कुछ लकड़ी माफियाओं के साथ कुछ कुख्यात शिकारी भी सक्रिय थे, जो बाघों, तेंदुओं, हाथियों और हिरणों का शिकार करते थे। बिली अर्जन सिंह का दुधवा नेशनल पार्क में बाघों का संरक्षण अभियान केवल एक वन्यजीव कार्यक्रम नहीं था। यह प्रयास उन लोगों के लिए खतरा बन गया था जो जंगल से शिकार, लकड़ी या अवैध गतिविधियों से लाभ कमाते थे, और बिली उनकी आंखों की किरकिरी बने हुए थे। बिली के कुछ विरोधियों ने उस समय दावा किया कि तारा बाघिन में साइबेरियन बाघों के जीन्स हैं और वह आनुवांशिक रूप से एक संकर प्रजाति है। साथ ही तारा को आनुवांशिक प्रदूषण के आधार पर शारीरिक रूप से नष्ट करने के सुझाव भी दिए गए। और जब तारा ने टाइगर हेवन छोड़ा, फिर एक के बाद एक हुए इंसानों पर बाघों द्वारा हमलों के बीच इस तर्क के साथ ही अफवाह उड़ा दी गई कि तारा इंसानों के बीच पली बड़ी है, उसे इंसानों से कोई डर नहीं है और इन मौतों की जिम्मेदार भी वही है। मार्च 1978 की ये घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी एक ऐसे सिलसिले की जिसने दुधवा के जंगल को कई सालों तक असहज और बेचैन रखा। कुछ दिनों बाद पलिया से चंदन चौकी की तरफ जा रहे कुछ राहगीरों को सुहेली नदी पर बने नोकौवा ब्रिज के पास एक बैलगाड़ी खड़ी दिखाई दी, पर उसके आसपास कोई इंसान नहीं दिखाई दिया। जंगल के बीच इस तरह बैलगाड़ी का बिना किसी वाहक के खड़े होना सामान्य नहीं था। जब आसपास देखने की कोशिश की तो उनकी नजर रास्ते के किनारे एक दीमक की बांबी के पीछे पड़े एक कपड़े पर पड़ी, जो शायद किसी महिला की साड़ी थी। दोस्तों, इस सच्ची कहानी को पूरा समझने के लिए इसके पिछले भाग को देखना ना भूलें, और आगे क्या होगा ये जानने के लिए आने वाले सभी भागों में मेरे साथ जुड़े रहें। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हाइप करना ना भूलें।